नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया की खास पेशकश सफर कामयाबी का। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राहुल महाजन जी, जो वर्तमान में हेड ऑफ कंटेंट ऑपरेशंस है प्रसार भारती के। पूर्व में राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ भी रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं राहुल महाजन जी का। राहुल जी, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। राहुल जी, आपका लगभग देखें तो 30 साल के करीब आपका मीडिया का अनुभव है और शायद ही कोई ऐसा बड़ा ब्रांड होगा जिसके साथ आपने काम नहीं किया होगा, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, स्टार न्यूज़ हो, न्यूज़ 24 हो। कई चैनल भी आपने जो है लॉन्च करवाए हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए मैं आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि बचपन कैसा रहा, शिक्षा कैसी रही, संस्कार कैसे थे और पत्रकार बनने का एक जो आइडिया आपके दिमाग में आया वो कब आया, कहाँ से आया? देखिए, मैं जो मेरी ज़्यादातर शिक्षा हुई है या फिर मेरा बचपन जो बीता है वो शिमला में बीता है, हिमाचल प्रदेश में। तो शुरुआत वहीं हुई, शिक्षा भी वहीं हुई। मैं जब शुरुआती दिन थे तो मैं बहुत ही वहाँ पर एक स्कूल है, सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ उस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे पिता जो हैं वो AIR में काम करते थे और AIR में वो डायरेक्टर रिटायर हुए AIR शिमला से। तो पहला जो इन्फ्लुएंस था उन्हीं का था और मेरे पिता काफी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे और संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, इन सभी उर्दू, इन सभी लैंग्वेजेस पे उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी और उनके आर्टिकल्स छपते थे अखबारों में, उनको पढ़ना अच्छा लगता था। वो खुद भी मुझे इस बात के, देखिए जब बचपन में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कई चीज़ों में, आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो आप उसी तरह से ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही होती है। तो लेकिन वो इंसिस्ट करते थे कि आप न्यूज़ सुनिए, वो अपने आर्टिकल्स हमें पढ़ने के लिए देते थे। मेरी एक बहन है मेरे से बड़ी, तो हम दोनों जो है इस तरह से जो इन्फ्लुएंस रहा पत्रकारिता का, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जो है उनका AIR में होना, उनके इस तरह का रुचि होना इस सब चीज़ों में, उनका भारतीय और ख़ास तौर से हिंदू स्क्रिप्चर्स में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, बहुत अच्छी पकड़ थी और वो इन सब बातों के बारे में लिखते भी थे। तो वो जो संस्कार थे वो भी मिले। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रुझान था। एक कोशिश, जब मैंने पढ़ाई कर रहा था तो स्कूल के बाद कॉलेज गया तो कॉलेज में साइंस की पढ़ाई की, लेकिन रुझान उसी तरफ रहा कि क्योंकि परिवार में उसी तरह की बात थी। मेरी बहन जो है वो भी पत्रकार हैं, बड़ी बहन, तो उनका भी उस तरह का थोड़ा कहीं ना कहीं असर होता है। तो इस तरह से ये असर बढ़ा और जब मैं कॉलेज में था तभी मैंने एक हिमाचल में, शिमला में ही एक जो है फोर्टनाइटली एक मैगजीन थी जो जिसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से चीज़ों के बारे में लिखना जो है वो उसकी शुरुआत हुई। जब ये हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की, तो एक और रुझान बढ़ा कि मुझे भी करनी चाहिए। तो मैं उस तरह से मैंने भी पत्रकारिता, देखिए ये मेरा कहना कि मैं बिल्कुल ही शुरू से ही पत्रकार बनना चाहता था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रुझान बढ़ा उसको। तो मैंने वहाँ से पत्रकारिता की। अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने में भी मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल था। वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में ज्वाइन कर चुकी थी, तो उनका ये कहना था, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही थी और मेरा भी कोर्स जो है वो खत्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो तुम भी चलो दिल्ली। तो इस तरह से दिल्ली आया। दिल्ली में फिर कोशिशें शुरू हुई। अपने कोर्स के दौरान भी पहले दिल्ली में आया था और क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि पत्रकारिता में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आपकी इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप मेरी द स्टेट्समैन में हुई और तब राजू संथानम उसके जो हैं वो एडिटर होते थे। तो वहाँ पर इंटर्नशिप के बाद थोड़ा और रुझान बढ़ गया कि अच्छा नहीं, ये तो जो मैंने उस वक्त चीज़ें देखी पत्रकारिता में, आप जब इंटर्न होते हैं तो आपकी बाईलाइन तो नहीं जाती, लेकिन लिखने में बहुत मज़ा आता था। वहाँ पर जो जिस तरह से कॉपी लिखी जाती थी,
जिस तरह से आपके चीफ सब आपको समझाते थे, तो ये सब चीजें बहुत आपको इन्फ्लुएंस की और लगा कि नहीं, ये जो फील्ड है मेरे मन का, ये फील्ड है, इसमें जाना चाहिए। तो पहली जो नौकरी लगी वो लगी जनसत्ता में। तब राहुल देव जनसत्ता के एडिटर होते थे, तो उन्हीं के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मुझे नौकरी मिली और उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तब से जो है मेरी जो राहुल देव जी के प्रति जो एक हमारे रिलेशनशिप डेवलप हुए वो अभी तक हैं। राजू संथानम के साथ बाद में भी मैंने काम किया, वो भी मुझे वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात हुई। फिर बात हुई कि टेलीविजन उस वक्त उभर के आ रहा था और प्राइवेट टेलीविजन उभर के आ रहा था और प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनल्स जो थे वो आगे बढ़ने की कगार पे थे और जी काफी उसमें एक प्रोमिनेंट चैनल था। तो मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं, लेकिन वो भी पत्रकारिता में उस वक्त काफी एक्टिव थे। उन्होंने मेरी मदद की और अमित आर्य उनका नाम है, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे जो है वो पहली अपनी नौकरी जो है वो जी में मिली, जो कि यहाँ से टेलीविजन की शुरुआत हुई। अब ये ऐसा मौका था जब मैं सीधी तरह से जो है वो न्यूज में नहीं गया था। मुझे पहली नौकरी जो मिली वो प्रोग्रामिंग में मिली, टीवी प्रोग्रामिंग में मिली और राधिका कौल बत्रा जो है उस पूरे प्रोग्रामिंग की जो थी हेड थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है, ये सीखा कि किस तरह से जो टीवी की जो बारीकियां हैं वो सीखने को मिली। वहां से शुरुआत हुई और फिर जी में मैं न्यूज में शिफ्ट हुआ और न्यूज का सफर शुरू हुआ। तो इस तरह से एक के बाद एक जो है वो चीजें बनती गई और आगे सफर चलता गया। सर, अगर आपकी प्रोफाइल को देखें तो आपकी प्रोफाइल की सबसे जो एक अलग खासियत है वो ये है कि आपने लगभग 12-13 साल संसद को कवर किया है। तो संसद को कवर करने का अनुभव हम आपसे जानना चाहें, कैसा अनुभव रहा, शुरुआत कैसे? देखिए, ये सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है। देखिए, जब आप पत्रकार बनने आते हैं तो अभी ये शुरुआत से ग्लैमर होता है, अब ये ज्यादा है कि नहीं आप टीवी में आएंगे, आपका चेहरा दिखेगा, आप एकदम हीरो बन जाएंगे। इस तरह की जो सोच है वो जो यंग इस वक्त बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें रहती है कि नहीं मैं एकदम फेमस हो जाऊंगा। वो जो ललक है वो आजकल पत्रकारिता की तरफ बहुत खींचती है। मैं बताऊं कि जब मुझे रिपोर्टिंग करने को मिली, जो खास बात थी, तो रिपोर्टिंग करने को जब मुझे मिली तो मुझे किस तरह के कार्यक्रम कवर करने को मिलते थे। मुझे शुरुआत में फैशन कवर करने को मिला, मुझे क्राइम कवर करने को मिला, स्पोर्ट्स कवर करने को मिला। जो पहला जो लोगों का रुझान होता है जो रिपोर्टिंग में जाते हैं, उनका बहुत रुझान होता है कि हम जो है राजनीतिक पत्रकारिता करें। तो राजनीतिक पत्रकारिता करने का मौका जो है मुझे काफी समय बाद मिला और वो पहला मौका जब मिला तो वो मिला वामपंथी दलों को कवर करने का। अच्छा। तो वामपंथी दलों को मैं कवर करता था और वहां जाता था और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि उस वक्त राजनीतिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। तो बहुत सारी स्टोरीज छप जाती, मतलब करने को मिल जाती थी और ऑन एयर भी चली जाती थी। तो उससे फायदा ये हुआ कि शायद मेरे जो उस वक्त संपादक थे उनको लगा कि नहीं इसमें इस लड़के में पोटेंशियल है, तो मुझे जो है वो उससे बड़ी राजनीतिक दल जो है, जो सत्ताधारी दल हैं, उनको कवर करने का मौका मिला। और साथ ही संसद उसकी शुरुआत हुई, संसद की में पत्रकारिता या संसद को कवर करने की पत्रकारिता की शुरुआत हुई। तो संसद में शुरुआत में आपको बहुत कुछ पता नहीं होता, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, किस तरह की चीजें करनी है, किस तरह की चीजें नहीं करनी है, आपको प्रेस गैलरी में क्या डेकोरम रखना है। खैर उस समय इतनी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी नहीं थी, उस समय थोड़ा आसान था काम करना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। लेकिन हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ती थी और मेहनत पत्रकारिता में जो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं वो पत्रकारिता में अपना नाम भी नहीं बना पाते। तो ये एक ऐसा मैं कहूँगा फील्ड है जहाँ पर बाकी फील्ड्स की तरह ही
कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन। तो इसमें जो मेहनत है मेरी उसने ज़रूर साथ दिया और उसके कारण बहुत फ़ायदा हुआ। लोग ये भी सोचते हैं कि राजनीतिक पत्रकारिता लोग इसलिए भी करते हैं कि राजनीतिक संबंध बने उनके, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक पत्रकारिता इसलिए करनी चाहिए ताकि आपको देश की राजनीति की समझ आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसके ज़रिए अपने जो देशवासी हैं उन्हें बता सकें कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं या क्या चीज़ें गलत हैं। सर, संसद जब आप कवर करते थे तो कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी खबर जो आपने ब्रेक की हो, बहुत दिनों तक चली हो, कोई ऐसी अंदर की बात आपको पता चली हो जो किसी को नहीं पता होती हो? अक्सर ऐसा होता है, कोई ऐसा किस्सा याद आता है आपको? बहुत सारे हैं। जब मैं आज तक में था तो संसद कवर करते हुए बहुत ज़्यादा इंटरनल कंपटीशन होता था कि कौन सबसे पहले कोई खबर लेके आएगा। इसी तरह से एक जो कैबिनेट मंत्री थे उन्हें हटाने या ना हटाने की एक चर्चा चल रही थी। तो उस समय आज तक में दोनों, एक मेरे सहयोगी ने खबर दी कि उन्हें नहीं हटाया जा रहा और मैंने खबर दी हटाया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे किस्से हैं जो कि संसद में हुए। संसद में सांसदों का, जिसको आप लोगों को भी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, सांसदों को भी नहीं लेना चाहिए, तब जो है क्योंकि टीवी पत्रकारिता एकदम इवॉल्व कर रही थी और सांसदों को भी लगता था कि उन्हें टीवी पे आना चाहिए, तो संसद में बड़ा इंटरेस्टिंग ये देखना होता था कि एक अच्छी बात बोलकर या एक अच्छा वक्तव्य देकर जो नेता, जो सांसद होते थे, वो कई बार प्रेस गैलरी की तरफ देखते थे और मुस्कुराकर जो है हाथ हिला के कई बार इशारा करते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव रहता है। लोगों और राजनेताओं से मिलना, सांसदों से मिलना, उनकी बात समझना, उनकी सोच को समझना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग। अब अगर आप बहुत ज्यादा वो बोलेंगे, ये कहेंगे कि सबसे बड़ी घटना, तो संसद पे हमला जो था वो एक बड़ी घटना थी और उसमें जो चीजें हुई वो कवर करने की बड़ी, मतलब जिन लोगों ने कवर किया है वो ये जानते हैं कि वो कितना बड़ा चैलेंज था। तो ये सारी चीजें, या फिर अलग अलग जो रिजीम्स रही हैं भारत में, मतलब अलग अलग जो पार्टियां जो है सत्ताधारी दल रहे हैं, उनमें किस तरह की चीजें होती हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो ये सारे बड़े अच्छे अनुभव हैं। कई बार कुछ स्पीकर जो लोकसभा के थे, उनके साथ कुछ अच्छे जो अनुभव हैं वो याद आते हैं कि हम जो स्पीकर होते थे उनके पास जाते थे, उनसे किस तरह से जानकारी देने की कोशिश करते थे संसद की कार्रवाई के बारे में, या जो वहाँ पर फैसले होते हैं, जब वहाँ पर जो है वो गतिरोध बन जाता था, उसके बाद जो कुछ होता था। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे अनुभव। सर, आपने तो टीवी के साथ अगर देखें तो टीवी के शुरुआती दौर में ही जो है आपने टीवी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। आज अगर वर्तमान में देखें सर तो 24 घंटे के टीवी चैनल हैं, एक ब्रेकिंग का दौर है और कई बार गलत भी खबरें फ्लैश हो जाती हैं। तो ब्रेकिंग का ये दौर है, 24 घंटे का दौर है, तो आपको लगता है कि टीवी की जो विश्वसनीयता है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है? मुझे लगता है कि देखिए, अलग अलग दौर से भारत में अलग अलग दौर से टेलीविजन गुजरा है। एक दौर ये था कि पूरी तरह से टेलीविजन जो है वो केवल खबरों का एक माध्यम बना। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब खबरें कहीं ना कहीं पीछे चल गई और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो सामने आई, जिसे हम येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं। जैसे भूत प्रेत का एक दौर आया कि जैसे रोमांच वाली चीजें जो हैं वो दिखाना, या किसी एक खबर को बहुत खींच के और उसके ऐसे पहलू भी कह देना जो कि शायद सही, पूरी तरह से सही ना हो। तो इस तरह का दौर भी था। और फिर एक बार फिर न्यूज का दौर रहा। आज भी दोबारा न्यूज का दौर है, लेकिन तब के और अब में एक फर्क जरूर है। टेलीविजन, खास तौर से टेलीविजन पत्रकारिता, जो टेलीविजन पत्रकारिता की रिपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। उसमें बहुत ज्यादा गिरावट है। मैं जब पत्रकारिता करता था, या मुझे जब रिपोर्टिंग का मौका मेरे पास रहा है, मैंने बहुत ज्यादा कश्मीर, जम्मू कश्मीर कवर किया है, मैं पाकिस्तान कई बार गया हूँ, तो
एक ये बात जुनून था या फिर एक इस तरह की बात थी कि मुझे लोगों को सच्चाई दिखानी, वो चाहे किसी के लिए सही हो, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन जो सच है, जो सही है, वो मुझे दिखाना। तो ये एक जो मन में फैसला था या जो एक सोच थी, उसने बहुत एक जिसे बोलते हैं आपको सेटिस्फेक्शन रहना कि जो किया वो सही किया, ये सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दौर में भी पत्रकार अपने फायदों के लिए नहीं बल्कि देश के और जनता के फायदे के लिए काम करे। वो जिस दिन जज्बा हट जाएगा, पत्रकारिता का बहुत खराब वो दौर है और शायद वो दौर कहीं ना कहीं अभी है। सर, आप राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ रहे और वर्तमान में आप प्रसार भारती के साथ काम कर रहे हैं, दूरदर्शन। हम सब जानते हैं कि जब सार गर्भित कंटेंट की बात आती है, जब एक वैल्यूएबल कंटेंट की बात आती है, जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो राज्यसभा की डिबेट देखते हैं, वो दूरदर्शन की डिबेट देखते हैं। तो वर्तमान में जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स और जो डिजिटल के जो पोर्टल्स हैं, वहाँ पे जो एक डिबेट होती है, वो डिबेट के नाम पे शोर शराबा आप कह लीजिए, हल्ला आप कह लीजिए, तो इतना आपको 3 दशक का अनुभव है, तो कहीं न कहीं आपको दुख होता है कि एक डिबेट का स्तर कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पे हम आ गए। देखिए, राज्यसभा टीवी अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। मैं ये कहूँगा कि उस जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो अगर वो प्लेटफॉर्म जिंदा रहता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो वो प्लेटफॉर्म अपने आप में एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। वहाँ जितने भी बच्चे जो हैं, जो यंग लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो तैयारियां करते हैं यूपीएससी की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, वो राज्यसभा टीवी देखना जरूर पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि राज्यसभा टीवी जो है एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, वो आपको अलग अलग विषयों पर, चाहे वो देश के विषय हों या फिर वो ग्लोबल विषय हों, सभी पर जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाता है और ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए उसकी तरफ रुझान है। अगर आप, जब मैंने राज्यसभा टीवी ज्वाइन किया था, तो उसकी जो व्यूअरशिप है राज्यसभा टीवी की, ये भी हमें समझना चाहिए कि राज्यसभा टीवी की टीवी व्यूअरशिप जितनी नहीं है, उससे ज्यादा उसकी यूट्यूब व्यूअरशिप है। क्योंकि उसका कारण ये है कि बच्चे अपने टाइम पर, ये यंगस्टर्स अपने खुद के जो समय उनको सही लगता है, वहाँ पर वो उन सारे विषयों पर को देख सकते हैं, उनके जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं जो उनको पसंद आते हैं या जिस पे वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यही कारण है कि जो हम सोशल मीडिया या इंटरनेट के जो सो कॉल्ड रूल्स कहते हैं कि वीडियो छोटा हो, वो क्रिस्प हो, ये सारे रूल्स जो हैं वो राज्यसभा टीवी के वीडियोस पे अप्लाई नहीं करते हैं। राज्यसभा टीवी के कोई भी वीडियो जो होता है आधे घंटे से कम नहीं होता। वो इसलिए वो रूल्स वहाँ अप्लाई नहीं करते थे। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग 6 लाख सब्सक्रिप्शन थी यूट्यूब की, राज्यसभा यूट्यूब चैनल की। और जब मैंने छोड़ा था तो वो जो सब्सक्रिप्शन है वो 5 मिलियन। तो एक बात हमें समझ आती है कि कंटेंट जो इस तरह का कंटेंट है या इस तरह का विषय हैं जिसपे लोग जानना चाहते हैं, अगर उन विषयों पर जो जानकारी दी जाए वीडियोस के तौर पर या फिर अदर मतलब टेक्स्ट ग्राफिक्स में या अदर बाकी सब तरीकों से, तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं। अब इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि अगर उसको देखना पसंद करते हैं तो जो जीईसी में या जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स में नागिन आते हैं या बाकी सीरियल आते हैं, उसको देखना क्यों पसंद करते हैं। तो दोनों अलग अलग, मैं ये मानता हूँ दोनों अलग अलग जॉनर हैं, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और लोग अपनी पसंद के हिसाब से चीजें देखते हैं। इसलिए ही एक खास प्लेटफॉर्म जो है उसकी सार्थकता इसलिए भी है क्योंकि वो उस तरह का प्लेटफॉर्म, लोग अलग अलग चीजें देखने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अगर किसी को एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो एंटरटेनमेंट चैनल्स पे जाएगा, और नॉलेज के लिए जाना है तो वो राज्यसभा टीवी या दूरदर्शन के चैनलों पर जाएगा। सर, अगर दूरदर्शन को देखें या प्रसार भारती को देखें, तो जब भी भारत में न्यूज़ की बात आती है, समाचार की बात आती है,
तो लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन आता है। तो भविष्य में दूरदर्शन के विस्तार के लिए, प्रसार भारती के लिए विस्तार के लिए क्या योजनाएं बन रही हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए, इस बारे में लगातार जो दूरदर्शन प्रसार भारती के सीईओ हैं वो लगातार अपना ट्विटर हैंडल से भी जानकारी देते रहते हैं। इसमें खास बात ये है कि हाल ही में रॉयटर्स के सर्वे में भी जो दूरदर्शन है उसकी न्यूज़ को की प्रामाणिकता को सबसे ऊपर माना गया है। इसी तरह से जो दूरदर्शन की न्यूज़ है उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है। ये हम माने कि सबसे ऑथेंटिक उसको माना जाता है। अगर किसी को सही जानकारी लेनी हो तो वो दूरदर्शन की न्यूज़ को जरूर देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी दूरदर्शन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बहुत सारे चैनल्स हैं और रीजनल चैनल्स अलग हैं, नेशनल चैनल्स अलग हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसकी एक्सपेंशन के लिए कई सारी बातें हो रही, जैसे अब एक बात है कि एक इंटरनेशनल चैनल जो है वो दूरदर्शन का शुरू करने की कवायद चल रही है, उसको के ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह से अलग अलग जो उसके रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बढ़ाने की बात है कि किस तरह से उसके जो प्रोग्रामिंग है या उसमें जो जानकारी दी जाती है, न्यूज़ दी जाती है, उसको किस तरह से उसका टाइमिंग बढ़ाया जाए। तो एक्सपेंशन के बहुत सारे प्लान हैं और दूरदर्शन जो है अपना डिजिटल जो सारा डिजिटल का प्लेटफॉर्म है उसको भी बढ़ा रहा है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी आजकल न्यूज़ काफ़ी कंज्यूम की जाती है, जानकारी काफ़ी कंज्यूम की जाती है। तो प्रसार भारती या दूरदर्शन भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता है और उसने अपने वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको खड़ा करना शुरू कर दिया और वो अभी भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जैसे अब एक प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस है, उसके हाल ही में अगर हम देखें तो उसमें 1 मिलियन जो है उसके सब्सक्राइबर्स थे, तो उसको पसंद भी किया जा रहा है और उसको तेजी से बढ़ाया भी जा रहा है। सर, अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो 2 टर्म्स बहुत यूज हो रही हैं, एक एजेंडा पत्रकारिता और एक गोदी मीडिया पत्रकारिता। तो आपको वाकई में लगता है कि ऐसे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ एक विचारधारा सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती है? मैं ये मानता हूँ पत्रकारों को पत्रकारों की तरह ही देखा जाना चाहिए। अब ये पत्रकारिता की अंदरूनी डिबेट है कि पत्रकारिता किस तरह की हो। क्या पत्रकारिता इस तरह की हो जिसमें आप अपना एजेंडा या अपनी सोच जो है वो पत्रकारिता में लाएं, या फिर पत्रकारिता इस तरह की हो जिसमें आपकी सोच क्या है या आप किस वर्ग विशेष या किस पार्टी विशेष जो है उसको पसंद करते हैं, उसको अलग हटके, उसको अलग रखकर जो लोगों के हित में सूचनाएं हैं या लोगों के हित में जो जानकारी है केवल उसे आगे रखना जरूरी है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपकी सोच या आपके विचार किसी भी तरह के हों, लेकिन पत्रकारिता जब आप कर रहे हो तो आपके विचार जो हैं वो आपकी पत्रकारिता में नहीं झलकने चाहिए और आप उस तरह की चीजें जो हैं लोगों के सामने रखें जो उनके हित की चीजें हैं, जिससे उनकी जानकारी बढ़े, उनको ये फैसला करने में आसानी हो कि कौन सही है कौन गलत है। ना ही हम अपनी सही और गलत की परिभाषा उन पे थोपें, ना ही हम अपने विचार उन पे थोपें। हम उनके सामने पूरी तरह की जानकारियां रखें, सब तरह का उसके पहलू, एक जानकारी के कई पहलू होते हैं, एक विषय के कई पहलू होते हैं, वो सब पहलू उनके सामने रखें और ये माने कि जनता जो है वो समझदार है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। सर, पत्रकारिता का जो एक पहला धर्म होता है वो होता है विश्वसनीयता, फैक्ट चेक। हम पिछले कुछ एक ऐसा दौर हमारी पत्रकारिता में आ चुका है जहां हम ये देखते हैं कि कई बड़े बड़े पत्रकार भी जो है फेक न्यूज़ के एजेंडा में शामिल हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो पिटाई के वीडियोस होते हैं, या रिसेंटली गाजियाबाद में वो बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो था, बाद में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की उसमें साजिश थी, तो उसको रिट्वीट करने वालों में कई बड़े बड़े पत्रकार थे। तो आपको ये लगता है कि वर्तमान समय में जो एक विश्वसनीयता है, जो फैक्ट चेक की कमी है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान मीडिया में दिखाई दे रही है? बिल्कुल है। मैं ये मानता हूं कि देखिए सोशल मीडिया जो है
उसका इस्तेमाल किस तरह से हो, ये सोच की जरूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है किसी को मलाइन करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए होना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है सही जानकारी देने के लिए होना चाहिए। तो अगर पत्रकार जो है वो राजनीतिक एजेंडे में फंसेंगे या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के एजेंडे में फंस जाएंगे किसी भी कारणों से, मैं ये नहीं कहता वो कोई भी कारण हो सकता है, अगर फंसेंगे तो शायद इस तरह की गलतियां भी होंगी और इस तरह की चीजें होंगी। पत्रकारों को अपनी सोच से, अपने समझ से, एक जो हम जिसे कहते हैं कि जो उसका धर्म है इंफॉर्मेशन देने का, अगर वो उसे निभाएगा कोई भी पत्रकार, तो गलतियां होने का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा और शायद पत्रकारिता का जो धर्म है वो भी निभाया जाएगा। तो ये मैं उन लोगों पे छोड़ता हूँ कि जो इस तरह की चीजें करते हैं वो क्यों करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता के दौर अलग अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पत्रकारिता का जो सही दौर, सही तरीका है वो कहीं भी लुप्त नहीं हो जाता, वो बार बार सामने आता है और वो हमेशा सामने आएगा। चलिए सर, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए। राहुल महाजन जी, आपने समाचार फॉर मीडिया के लिए समय निकाला, हमसे बात की, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।